हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ईपीएफओ का कोर्स शुरू कर किए हैं, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अभी जो है टोटल 4 लेक्चर आ चुका है। आज ये 5वां लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट करेंगे, जो लेबर लॉ के अंदर में आएगा। केवल 15 मिनट में करेंगे। साथ ही साथ आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरा हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों, मैंने इसी नोट्स के बदौलत जो है ईपीएफओ में सफलता प्राप्त की थी, इसके पहले वाला जो वैकेंसी आया था उसमें। ठीक है, तो मैं आपको अपना हैंड रिटन नोट्स दोस्तों शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, ताकि आप लोग जो है मन लगा के अच्छे से पढ़िए। आप लोग को नोट्स बनाने के लिए कोई भी कहीं भी हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। बस आप उसको पीडीएफ को स्नैपशॉट ले लीजिए या नेट से निकल लीजिए पीडीएफ और आराम से पढ़िए। ठीक है, ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और नोट्स भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बनवाल है दोस्तों। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। आप देख रहे हैं जीरो आईएएस चैनल। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए ईपीएफओ में जो लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन का सिलेबस है, उसके बारे में थोड़ा आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, उसके लेक्चर नंबर 2 में मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का सिलेबस को डिस्कस किया था कि कौन कौन सा हम लोग को कानून पढ़ना है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रेड यूनियन एक्ट कर लिया है दोस्तों, हम लोगों ने फैक्ट्री एक्ट कर लिया है। आज हम लोग पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या करेंगे? पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। ठीक है, कहाँ गया पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट? देखिए यहाँ पे है आपका पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। ठीक है, या इसको बोलते हैं मजदूरी का भुगतान अधिनियम 1936। इसके बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मात्र आपका 10 से 15 लेक्चर जो होगा, और छोटा छोटा लेक्चर आ रहा है 10 मिनट का, 5 मिनट का, तो आराम से इसको पढ़ के सकते हैं। और इससे बाहर आपका नोट्स से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इसी नोट्स के बदले जो है ईपीएफओ में सफलता प्राप्त की थी। तो आप भी पढ़ेंगे तो आपका भी सक्सेस हो जाएगा। और ये नोट्स पूरा कम्प्रिहेंसिव है। मैंने बहुत सारा बुक्स और गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट को पढ़ के ये नोट्स आप लोग के लिए सिंपल भाषा में प्रिपेयर किया है। तो आप लोग हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन नोट्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि नोट्स को समझिए अच्छे से और 2-3 बार रिवाइज कीजिए। फिर मैं आप लोगों को कोर्स कंप्लीट जब हो जाएगा, हमारा टारगेट है दोस्तों कि 15 मई तक, उसके पहले भी आप लोग का पूरा जो है ईपीएफओ का कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, अकाउंटिंग हो, लेबर लॉ हो, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर या जीएस का पोर्शन सभी कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो 15 मई से लेके, उसके पहले भी कंप्लीट हो सकता है, तो 15 मई से लेके जो आपको पूरा जून का टाइम आपके पास बचेगा, 45 से 50 दिन बचेगा, उसमें खूब से खूब एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा। और साथ ही साथ जैसे जैसे कोर्स अभी आगे बढ़ते जाएगा, अभी से लेके 15 मई तक, तो आपको बीच में भी एमसीक्यू आएगा। ठीक है, तो आप लोग बस मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। टाइम जो है 1 घंटा भी, 1 मिनट भी इधर उधर वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। ठीक है, मात्र 15 मिनट लगेगा, बस उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। ये मेरा खुद का नोट्स है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा, जिसको आप लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आपको इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ा दोस्तों इस कानून का? इसी ज़रूरत पड़ा क्योंकि जो है मज़दूरों का बहुत शोषण होता था दोस्तों। उसको टाइम पे पेमेंट भी वेज का नहीं मिलता था और बहुत कम मिलता था। प्लस अलग बहुत तरह का डिडक्शन का पैसा काट लिया जाता था कि चलो इसके नाम पे काट लिया, उसके नाम पे काट लिया। इसीलिए उसी को रेगुलेट करने के लिए भारत में पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट अंग्रेज के टाइम का आया, जिसको बोलते हैं दोस्तों मजदूरी का भुगतान अधिनियम 1936। ठीक है, ये जो कानून है दोस्तों, वो पूरे भारत में लागू है, पूरे भारत में लागू है। ठीक है, इस कानून में क्या क्या लिखा है कि कितना उसको मजदूरी मिलना चाहिए, कितना कटौती होना चाहिए, मिनिमम वेज कितना, मिनिमम तनख्वाह मिलना चाहिए, फेयर वेज उचित मजदूरी मिलना चाहिए, और लिविंग वेज मतलब जीवन निर्वाह मजदूरी मिलना चाहिए। ये सब लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, हम लोग के लिए मिनिमम वेजेज एक्ट आया है, न्यूनतम भुगतान अधिनियम, तो वो दोस्तों बाद में आया है ना। लेकिन उसके 1936 के बाद, 1940-46 के बाद, 46-48 के पास आया है क्या, न्यूनतम भुगतान अधिनियम। चूँकि ये पहले आया इसलिए इसमें मिनिमम वेज भी कवर था, है ना। तो देखिए इसमें जो वेज है दोस्तों, तनख्वाह, ये कानून किसके लिए एप्लीकेबल है? तो जो भी आदमी 24,000 रुपये से कम हर महीना कमाता है, उस पर ये कानून लगेगा। ठीक है, ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट उस पर लगेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि जो मजदूरी दिया जाएगा वो 1 महीने के अंदर में दिया जाएगा। मतलब हम किसी का भी डिसाइड कर सकते हैं वेज पीरियड की कितना उसका मजदूरी कार्यकाल होगा, वो 1 महीना के अंदर होगा। या तो कोई आदमी को आप 7-7 दिन में दीजिए पेमेंट, या 15-15 दिन में दीजिए, या 20-20 दिन में दीजिए, 25-25 दिन में दीजिए, 30-30 दिन में दीजिए। ठीक है, ये 1 महीने के अंदर हम उसका वेज पीरियड हम 40 दिन डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम आपको हर 40 दिन में पेमेंट करेंगे। नहीं, 1 महीना से अधिक किसी भी केस में नहीं हो सकता है, उससे कम आप कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। उसके बाद जुर्माना भी लगता है दोस्तों। जो भी मज़दूर है, अगर वो कुछ काम कांड किया है,
ठीक है, तो उस पर जुर्माना भी लगेगा। तो जुर्माना अब ऐसा नहीं है कि जितना तनख्वाह है पूरा जुर्माना के रूप में वसूल लेंगे, नहीं, जितना भी उसका तनख्वाह है उससे 3% से ही आप जुर्माना ले सकते हो, उससे अधिक नहीं ले सकते। साथ ही साथ जो बच्चे 15 साल से छोटे हैं, मतलब 15 साल से जिसका भी एज कम है, अगर वो मज़दूर है तो उस पर कोई भी जुर्माना जो है दोस्तों नहीं लगेगा। ठीक है, 15 साल से जो भी छोटे बच्चे हैं उस पर जुर्माना नहीं लगेगा। ठीक है, और फाइन जो है दोस्तों जिस दिन लगता है उसी के 60 दिन के अंदर आपको जुर्माना वसूलना है। किसको? मालिक को। ये नहीं कर सकता कि आज जुर्माना लगाया और बोलेगा हम आपको अगस्त में लेंगे, नहीं। अभी अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल से मई, मई से जून, 2 महीने के अंदर ही जितना भी जुर्माना है उसको वसूलना पड़ेगा। अगर जुर्माना नहीं वसूलेगा तो फिर वो जो मज़दूर है उसको बाद में जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। मतलब 60 दिन के अंदर उसको जुर्माना वसूलना है। किसको? मालिक को। ठीक है, अब ये एक्ट में, इस अधिनियम में, इस कानून में लिखा गया है मालिक का कुछ जो है जिम्मेदारी है। ठीक है, कि उसको 30 दिन के अंदर पे एक महीना के अंदर पेमेंट करना है, इतना जुर्माना काटना है, इससे ज़्यादा नहीं काट सकता। अगर मालिक ये सब कानून नहीं मानेगा तो मालिक पे जुर्माना लगेगा, फ़ाइन लगेगा। कितना? 3,000 तक का फ़ाइन लगेगा। ठीक है, मतलब जिसको पेमेंट करना है, मालिक को पेमेंट करना है मज़दूर को, अगर वो वायलेट करता है ये कानून को तो उसको 3,000 का फ़ाइन लगेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो फ़ाइन लग गया, फिर वो दोबारा कानून तोड़ रहा है मालिक, तो फिर अगर वो बार बार कानून तोड़ता है तो फिर इस पर जुर्माना लगेगा। और जुर्माना कितना लग सकता है? 3,750 रुपये से 22,500 तक फ़ाइन जो है मालिक पे लग सकता है। अगर शुरू में कानून तोड़ेगा तो 3,000, और बार बार अगर कानून तोड़ेगा तो 3,750 रुपये से लेकर 22,500 तक फ़ाइन लग सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई, आपको पता है कि फैक्ट्री एक्ट में हम लोग इंस्पेक्टर के बारे में पढ़े थे, चीफ इंस्पेक्टर के बारे में, जिसको नॉमिनेट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। तो जो फैक्ट्री एक्ट में जो इंस्पेक्टर था दोस्तों, वही इंस्पेक्टर जो है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट को भी देख रेख करता है, मतलब निरीक्षण करता है, इंस्पेक्शन करता है, जांच करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो इंस्पेक्टर जो है फैक्ट्री का और इंस्पेक्शन करने के लिए आए, देखा कि मजदूरी मिल रहा है या उचित नहीं मिल रहा है, तो अगर मान लीजिए मालिक जो है, फैक्ट्री का मालिक, उसको काम करने से रोकता है तो इंस्पेक्टर जो है मालिक पे फ़ाइन लगा सकता है। 1,500 रुपये से 7,000 रुपये तक का फ़ाइन लगा सकता है। अगर मालिक जो है, फैक्ट्री का मालिक, इंस्पेक्टर को काम करने से रोकता है, या इंस्पेक्टर बोला कि हमको ये वाला डॉक्यूमेंट दिखा और नहीं मान रहा है उसका बात, तो 1,500 रुपये से 7,000 रुपये तक का फ़ाइन लगा सकता है। ठीक है, कौन लगा सकता है? इंस्पेक्टर। किस पे लगा सकता है? मालिक पे। कब? जब वो उसका बात नहीं मानेगा तब, या उसको काम करने से रोकेगा तब। समझ गए? उसके बाद देखिए, ये जो फैक्ट्री एक्ट है वो किस किस चीज़ में शामिल है, मतलब ये सभी इंडस्ट्री में शामिल होता है या इस्टेब्लिशमेंट में? जहाँ जहाँ इस्टेब्लिशमेंट रहेगा, इंडस्ट्री रहेगा, वहाँ पे जो है आपका पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट लगेगा दोस्तों। इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें देखिए, जितने भी मोटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, बस का सर्विस है या ट्राम है, ट्राम मतलब रेलवे वेलवे है, तो सब में जो है ये वाला कानून लगेगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो भी मज़दूर काम कर रहे हैं उस पर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट लगेगा, और जो उसका मालिक है दोस्तों उसको इस कानून को लागू करना पड़ेगा। इसके अलावा हवाई जहाज़ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी ये कानून लगेगा, लेकिन उसमें कोई मिलिट्री का, भारत के सेना का या नेवी का, एयरफोर्स का अगर हवाई जहाज़ है तो उस पर ये कानून नहीं लगेगा दोस्तों। इसके अलावा कोई भी डॉक है, डॉक मतलब कोई भी जहाज़ है, कोई भी बंदरगाह है, कोई भी जेटी है, मतलब छोटा मोटा जहाज़ जो मोटर से चल रहा है, ठीक है, उस पर भी ये कानून लगेगा। इसके अलावा कोई खदान है, हम लोग खदान के बारे में पढ़े थे कि फैक्ट्री एक्ट जो है माइंस को कवर नहीं करता था, खदान को, लेकिन कोई भी खदान है, कोई भी क्वेरी है, क्वेरी मतलब होता है छोटा सा खदान, या कोई भी ऑयल फील्ड है जिससे हम लोग तेल निकाल रहे हैं, तेल का कुआं, उस पर भी जो है ये वाला कानून लगेगा दोस्तों। इसके अलावा कोई इनलैंड वेसल है, इनलैंड वेसल मतलब जो नदी में चल रहा है, मतलब नदी में चलने वाला जहाज़, पानी जहाज़, उस पर भी ये लगेगा, और वो मैकेनिकली प्रोपेल्ड होना चाहिए, मतलब यांत्रिकी मशीन से चलना चाहिए, उस पर भी ये कानून लगेगा। इसके अलावा जो प्लांटेशन होता है, चाय कॉफ़ी का बगान होता है दोस्तों, शुगर कैन का, ये सब का जो बगान होता है, उस पर भी जो वर्कर काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, उस पर भी ये वाला कानून लगेगा दोस्तों। इसके अलावा कहीं पर रोड बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, सिंचाई इरीगेशन हो रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वहाँ पर भी ये कानून को लगेगा। ठीक है, इसके अलावा और कहीं पर लग सकता है अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब अगर कोई फैक्ट्री है वो अगर आती है केंद्र सरकार के अंदर, तो केंद्र सरकार अगर उस फैक्ट्री में चाहती है कि हमको वहाँ पे लगाना है, ये वाला कानून को अप्लाई करवाना है, तो उस समय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई फैक्ट्री स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, राज्य सरकार के अंदर में आती है, तो उस अगर वो चाहती है कि उस फैक्ट्री में हमको वो ये वाला कानून लगाना है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि फैक्ट्री जो है किसके ज्यूरिसडिक्शन में, किसके कंट्रोल में आ रहा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, और राज्य सरकार के अंडर में आ रहा है तो उसके लिए राज्य सरकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए
तो जो हमें पेमेंट करना है दोस्तों, तो पेमेंट तो ये लिखा है कि 1 महीना के अंदर जो है डिसाइड करेंगे हम लोग पेमेंट की। हम लोग को उसको जो वेज पीरियड डिसाइड करना है, वेतन की अवधि जो डिसाइड करना है उसको 1 महीना करना है। लेकिन पेमेंट कब करेगा, तो ये भी ये लिखा है कि अगर किसी फैक्ट्री में 1000 से तक वर्कर काम कर रहा है, मतलब 1 से लेके 1000 वर्कर तक काम कर रहा है, तो जो पेमेंट होगा दोस्तों, तो जो महीना ख़त्म हो गया उसके 7 अगले महीना का 7 तारीख तक उसको पेमेंट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए अप्रैल का पेमेंट कब करेगा, तो 7 मई तक करना पड़ेगा। कब, जब 1000 वर्कर काम करेंगे उस फैक्ट्री में तब। अगर 1000 वर्कर से अधिक काम करें तो 10 तारीख तक जो है, मतलब 10 मई तक वो मालिक जो है पेमेंट कर सकता है। ठीक है। और अगर कोई खदान है, कोई डॉक है, मतलब बंदरगाह है, कोई जहाज वहाज है, तो उसको उस पर जो पेमेंट करने का तारीख है वो है कि जिस दिन महीना ख़त्म होगा उसके अगले महीने के 7 तारीख तक आपको पेमेंट करना है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखिए, जो वेज है, पहले क्या होता था जब ये कानून नहीं था, जो वेतन होता था, जो तनख्वाह होता था, उसे बहुत सारा पैसा काट लेते थे, है ना। तो अब क्या है कि डिडक्शन, कटौती के लिए भी जो है दोस्तों प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना कटौती हो सकता है, तो अलग अलग चीज़ का उसका फाइन्स जुर्माना के रूप में कट सकता है। हम लोग आगे देखते हैं कि किस किस चीज़ में डिडक्शन हो सकता है, कटौती हो सकता है। तो देखिए, उसका इनकम टैक्स कट सकता है, काट के जो है मालिक काट के मज़दूर को दे सकता है इनकम टैक्स। इसके अलावा फ़ाइन के रूप में कट सकता है, अगर मज़दूर जो है कुछ तोड़ फोड़ किया होगा या कुछ और भी किया होगा तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है। अगर मज़दूर जो है ड्यूटी से एब्सेंट होगा, मतलब आया होगा लेकिन काम नहीं कर रहा होगा, बोल रहा है हम नहीं काम करेंगे, या फिर वो बिना बताए चला गया होगा, तो उसको ड्यूटी से एब्सेंट बोलेंगे तो भी डिडक्शन, कटौती हो सकता है उसके तनख्वाह से। कोई उसने मशीन को तोड़ फोड़ कर दिया है, क्षतिग्रस्त कर दिया या कोई चीज़ गुम कर दिया तो उस पर भी लॉस हो गया तो उसको पे भी लगेगा। इसके अलावा उसको कहीं घर वर जो है मालिक दिया है, एकोमोडेशन के लिए दिया है या कोई सर्विस दिया है तो उस पर भी जो है पैसा उतना काट के जो है देगा। कोई लोन लिया है मालिक, या उसको मालिक बोल रहा हूँ, मज़दूर कोई लोन लिया है तो लोन का अमाउंट चुकता करने के लिए उसके तनख्वाह से काट सकता है मालिक। ठीक है। इसके अलावा अगर मज़दूर जो है कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट कर रहा है या कोई इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया है, कोई स्कीम लिया है, तो भी जो है कटौती किया जा सकता है उसके तनख्वाह से। ठीक है। तो इसमें जो डिडक्शन है दोस्तों, किसी भी केस में, जैसे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो मेंबर है, ठीक है, सदस्य है कौन, मज़दूर, तो उसके तनख्वाह का 75% तक जो है काट के मालिक काट सकता है पैसा। मतलब अगर मज़दूर मान लीजिए जो है 10,000 कमा रहा है, क्योंकि ये कानून जो है 24,000 तनख्वाह तक अवेलेबल है। मान लिया कोई मजदूर 10,000 कमा रहा है तो इसका 75% कितना होगा, 7500। तो 7500 रुपया मालिक जो है काट सकता है उसके तनख्वाह से, और मज़दूर को कितना पेमेंट कर देगा, 2500 रुपये, मतलब 7500 काट सकता है, 75% वो काट सकता है। ठीक है, कब, जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है तब। और बाकी केस में फ़ाइन है या कुछ भी है, ये सब है, तो 50% तक दोस्तों काट सकता है। फ़ाइन के केस में तो 3% है, लेकिन अगर टोटल देखें डिडक्शन तो 50% से ज़्यादा डिडक्शन उसका नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 75%, 75% हो सकता है। समझ में आएगा। अब मान लीजिए मज़दूर है, ठीक है, उसको कहीं अपील करना है या मालिक को कहीं अपील करना है या कंप्लेन करना है, तो कहाँ कहाँ कर सकता है ना। तो कंप्लेन कहाँ कर सकता है, देखिए, वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट एक नियम है जहाँ पे वर्कमैन जो मज़दूर होता है उसको हम लोग कंपेंसेट करते हैं, उसका हाथ पैर टूट गया है तो उसके लिए एक कानून बना है। तो उसमें एक कमिश्नर बनाते हैं इस कानून को देख रेख करने के लिए। तो इसका कमिश्नर के पास जो है इस नियम के तहत जो है, इस कानून के तहत हम कंप्लेन कर सकते हैं, या वहाँ अगर कंप्लेन नहीं कर सकते हैं तो रीजनल जो लेबर कमिश्नर होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, क्षेत्रीय श्रम जो है कमिश्नर होगा, वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। या असिस्टेंट जो लेबर कमिश्नर होगा सेंट्रल का, जिसको 2 साल एक्सपीरियंस है, वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, एलसी मतलब लेबर कमिश्नर राज्य का होगा, जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक जो है विवाद अधिनियम, हम लोग ये पढ़ेंगे 1947, ये हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में है। तो इस अधिनियम के तहत जो क्या होता है दोस्तों, लेबर कोर्ट बनता है और ट्राइब्यूनल बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर जो सिविल कोर्ट होता है उसका जो जज होगा या जुडिशल जो मजिस्ट्रेट होगा, वहाँ पे भी कंप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। समझ में आए। तो यहाँ पे हम कंप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपील कर सकते हैं, अपना जो है फरियाद लेके मज़दूर भी जा सकता है और मालिक भी जा सकता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब हम लोग देखे थे दोस्तों पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। वेज मतलब क्या होता है, मजदूरी हो। तो मजदूरी में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या शामिल नहीं होता है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आपको दे सकता है 4 ऑप्शन, किन में से कौन सा चीज़ वेज में, मजदूरी में शामिल होगा या नहीं होगा।
तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग ये जान जाएं कि कौन सा चीज़ जो है तनख्वाह में शामिल या मजदूरी में शामिल नहीं होता है, और बाकी चीज़ जो बच गया वो मतलब ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। तो क्या क्या एक्सक्लूड है, तो देखिए अगर कोई मज़दूर को बोनस मिलता है, ठीक है, या उसको परिवहन, अगर वो आता जाता है, ऑफिस से घर जाता है, घर से ऑफिस जाता है, तो उसको परिवहन का भत्ता मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, या कंसेशन मिलता है ट्रेवलिंग, या ग्रेच्युटी मिलता है। ग्रेच्युटी मतलब रिटायरमेंट होने के बाद कोई आदमी अगर किसी कंपनी में अगर सेवा करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसको एक मुश्त मतलब एक बार कुछ अमाउंट पैसा दिया जाता है, उसको हम लोग ग्रेच्युटी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि उसने उस कंपनी में सर्विस किया है ना। तो ग्रेच्युटी भी जो है एक्सक्लूड होता है, मतलब वेज में शामिल नहीं होता है। इसके अलावा जो आप घर में लेके रहते हो नौकरी के बाद, तो घर का जो आप रेंट देते होगे वो भी तनख्वाह में शामिल नहीं होता है दोस्तों। इसके अलावा वो पीएफ का पैसा भी कटवाता है, प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि, जिसके बाद तैयारी आप कर रहे हो ईपीएफओ का, अगर कोई मजदूर उसमें अगर पैसा कटवा के जमा कर रहा है तो वो भी जो है तनख्वाह में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा कोई अगर मेडिकल सुविधा उसको दिया जा रहा है ना, पैसा दिया जा रहा है हर महीना या कभी भी उसको मेडिकल के लिए, वो भी शामिल नहीं होगा। इसके अलावा बिजली और पानी के लिए अगर उसको पैसा दिया जा रहा है फैक्ट्री की तरफ से, तो वो भी तनख्वाह में शामिल नहीं होगा। मतलब ये सारा जो चीज़ है दोस्तों, ये सारा चीज़ ये आपको तनख्वाह में शामिल नहीं होता, बाकी जितना चीज़ बच गया वो आपका तनख्वाह में शामिल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको, सिंपल है ना। तो आप इतना चीज़ ध्यान रख लो और ऑटोमेटिकली जो बच गया वो आपको तनख्वाह में शामिल हो जाएगा। तो हमारा जो 24,000 का लिमिट है ना कि ये कानून 24,000 तक लगेगा, तो उसमें 24,000 में ये वाला सारा चीज़ नहीं आता है दोस्त, ठीक है। आता है इंक्लूड वाला चीज़ जो इसको छोड़ के रहा। बात समझ में आ रहा है, चलिए। तो मैंने बता दिया फैक्ट्री एक्ट 1948 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसका जो इंस्पेक्टर होता है दोस्तों, जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करता है, वही इस एक्ट का जो है इंस्पेक्टर होता है, इस एक्ट को जांच पड़ताल करता है। इसके अलावा हम लोग को अगर भुगतान करना है, मालिक भुगतान करता है, तो भुगतान किस में करेगा? क्या उसको वो दे देगा 10 किलो मैगी दे देगा? नहीं देगा ना। तो पेमेंट किस में करेगा? तो पेमेंट या तो सिक्का में करेगा, सिक्का दे देगा, या नोट देगा, या दोनों को मिक्स करके दे सकता है, ठीक है। और उसको वो बैंक से भी पेमेंट कर सकता है, चेक दे सकता है, या डायरेक्ट बैंक में डाल सकता है। लेकिन अगर बैंक से पेमेंट अगर करना है तो मज़दूर जो होगा वर्कर का रिटेन परमिशन लेना पड़ेगा। अगर मतलब कि मज़दूर अगर लिख के देगा कि मालिक हमको जो है पेमेंट आप बैंक में कीजिए, तभी मालिक उसको बैंक में पेमेंट कर सकता है, अपने मन से नहीं कर सकता है। और ठीक है, नॉर्मल केस में सिक्का और नोट से वो पेमेंट उसको दे सकता है दोस्तों। तो इस तरह से पेमेंट और वेजेज एक्ट को मात्र हम लोगों ने 15 मिनट में कंप्लीट कर लिया दोस्तों। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है दोस्तों तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू।